So here is 2nd September, second shift paper of chemistry, JEE main, September यानी second attempt. Let's start with first question. शेप्स पूछी है बच्चों, ज्योमेट्री नहीं पूछी, शेप्स पूछी है. फाइनल एक्सक्लूडिंग लोन पेयर शेप कहलाती है. ठीक है, तो XeO3 XeO3F2 व्हाट वी कैन राइट इट एज. बताओ, जेनॉन की बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन वी ऑल नो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना के रखेंगे, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है. तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के वैलेंस शेल के कंप्लीटली यूज अप हो गए इन 5 एटम्स से. तो लोन पेयर कोई नहीं बचा बच्चों. तो अब मैं इसको AB5 लिख रहा हूँ. आई होप समझ में आ गया होगा. AB5 हमें सबको पता है, इट्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप. ठीक है, और थोड़ा सा अगर आगे का बताऊं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको JEE एडवांस भी देना है, तो दोनों फ्लोरीन बैंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, और तीनों डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे. लेट्स मूव टू XeF5 माइनस. Xenon 8 माइनस, ठीक है, 9 में से 5 गए आपके बॉन्ड बनाने. ठीक है, बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर बचे. तो वी कैन राइट इट एज AB5L2. नाउ AB7 वी ऑल नो इट्स पेंटागोनल बायपिरामिडल. सो 2 लोन पेयर अगर हम ऑपोजिट पोजीशंस पे बैठाएंगे तो शेप क्या बचने वाली है बच्चों? पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर, सॉरी, है ना. शेप ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बायपिरामिडल. सो यू गेट दिस ऑप्शन फर्स्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो आइसोमेरिज्म. बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एक एक चॉइस देखनी पड़ेगी. सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड MA2B2. सो बच्चों दिस ऑप्शन विल शो GI, क्योंकि ये तो प्लैटिनम एज वी नो 4D का है. 4D 5D में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फेवर हो जाएंगे. तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा. स्क्वायर प्लेनर में एज वी नो MA2B2 GI शो करेगा. तो ये ऑप्शन तो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. ठीक है, और वैसे सारे अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुम देखो तो स्ट्रक्चरल का तो तब तक चांस नहीं है जब तक कोई आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा ना हो, या कोई आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड. कोई सा भी एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है बच्चों किसी में भी. ठीक है, ना बाहर का किसी में आयनाइजेशन स्फीयर दे रखा. तो स्ट्रक्चरल ना दोनों का पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो स्ट्रक्चरल की पॉसिबिलिटी सारी रूल आउट लग रही है पूरी. चलो ये आओ, इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड, MAA थ्राइस लिख सकते हैं बच्चों इसे. ये ऑप्टिकल दिखाता है, MAA थ्राइस. GI तो नहीं दिखाएगा बट ऑप्टिकल दिखाएगा. इसमें जो एक फॉर्म बनेगी, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो प्लस लीवो शो करता है, क्योंकि POS एब्सेंट होते हैं सारे. Ni2+ आपका हो जाएगा D8. ठीक है, अब ये तो बच्चों 3D का कॉम्प्लेक्स, 3D सीरीज का CM में है, सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है. ठीक है, तो इसमें तो आपको आराम से आप D8 में जब फिलिंग करोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो आपको ये दिखेगा कि ये शेप टेट्राहेड्रल आ जाएगी. ठीक है, मतलब पेयरिंग हो के, मैं तो रूल आउट करके भी बताऊंगा ना तुम्हें. MA4B2. अब बताओ, इसमें तो सीधे GI दिख रहा है ना होता हुआ. ट्रांसपेयर बन जाएंगे आपके, बनाने में एक्सपर्ट हो तुम लोग ट्रांसपेयर. ठीक है,
तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो D8 है ये नहीं शो कर सकता, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। तो अब तुम कहोगे भैया ये तो मिक्स लिगेंड का केस है सर, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मिक्स लिगेंड का केस है तो बाकी सब में रूल आउट करके अब इसमें पेयरिंग करवा दो, पेयरिंग करवा दो। अगर नहीं भी करवाओगे पेयरिंग, ठीक है, नहीं करवाओगे तो sp3, करवाओगे तो dsp2। तो मैं तो कहता हूं कि बाकी सारी चॉइस तो शो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ही होगा। तो टेट्राहेड्रल होगा तो GI भी नहीं है, ठीक है, और चारों लिगेंड्स अलग भी नहीं है कि ऑप्टिकल हो जाए। तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। आंसर 3 हो जाएगा बच्चों। एक बात मैं बता दूं कि ये मैंने जो टिक करे थे ये वो थे जो आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। इसने पूछा था नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन? ठीक है, चलो मेटलर्जी ऑफ आयरन पे चलो। तो आयरन की जो मेटलर्जी है, आयरन के जो चीफ ओर है वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट को लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। कोक इसका मेन कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन रिडक्शन होता है। टिन, आयरन, लेड। लेड में सेल्फ रिडक्शन, टिन, आयरन और टिन और आयरन में मेनली कार्बन रिडक्शन। लेड, कॉपर, मरकरी सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो खैर इट इज कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन होने इसके बाद जो हमें आयरन मिलता है दैट इज वेरी वेरी इम्प्योर, पिग आयरन बोलते हैं उसे। पिग आयरन का बच्चों बेसिमर कन्वर्टर में कराया जाता है प्योरिफिकेशन, बेसिमराइजेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पास करते हैं, कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, सारी इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो पिग आयरन से हमें, अगर हम इसमें थोड़ा सा स्क्रैप आयरन मिलाते हैं तो उससे हम कौन सा आयरन ऑब्टेन करते हैं? कास्ट आयरन। फिर इसका प्योरिफिकेशन कर लेते हैं, प्योरिफिकेशन बेसिमर कन्वर्टर से, ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, याद करो। उससे जो कॉमर्शियल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मिलता है वो रॉट आयरन मिलता है। रॉट आयरन से नाइट्राइडिंग वगैरह करके हम स्टील बना लेते हैं। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन? रॉट आयरन हम बनाते ही हैं कास्ट आयरन से, और स्टील भी बनाते हैं फर्दर, ठीक है। तो आंसर विल बी 3। A compound with molecular formula C9, अच्छा क्वेश्चन है, H10O A react with Hi and produce 2 compounds B and C, मतलब and B gives yellow PPT with AgNO3। अच्छा, C shows positive iodoform test after tautomerization। देखो बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर मैं ईथर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैं HI से ट्रीटमेंट करा रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। पहले हुआ प्रोटोनेशन, ठीक है, फिर Br माइनस आया यहां और ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप, मतलब फिनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? फिनॉल। और उधर वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने प्रोटोनेशन कराया और Br माइनस का मैंने लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे अटैक लिया, यानी यहां पे अटैक लिया, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा बच्चों? एक प्रोडक्ट CH2I, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो बताओ क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। आई थिंक आई एम करेक्ट, यस। अब बताओ मुझे कि B gives yellow PPT with AgNO3, यहीं से मुझे हिंट मिला था बच्चों, ये बनाएगा AgNO3 के साथ ये AgI का येलो PPT बनाएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो है बेंजाइल स्टेबल, ठीक है। जबकि ये इनॉल है और इनॉल ये कर जाएगा टॉटोमराइज, टॉटोमराइज करके ये क्या बना लेगा?
CH3 CHO। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। B gives yellow PPT with AgNO3 and C gives positive iodoform test after tautomerization। देख लेते हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म आएगा, बिल्कुल COCH3 ग्रुप है, आएगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड A, तो A हमारा ये होना तय हो गया, क्लियर हो गया। अगर हम कहीं और अगर हम रिएक्शन कराएं तो इधर वाला जाएगा CH2I और ये बन जाएगा बच्चों फिनॉल, ठीक है। और फिर ये वाला जो CH2I बना वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे CH2I बनाओ और ये इनॉल का टॉटोमराइजेशन और आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है वो। मेजर प्रोडक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें है थोड़ा कंफ्यूजन। मेरे को ऐसा लगता है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, चलो देखते हैं। खैर OH इसमें एक्टिवेटिंग, CH3 भी एक्टिवेटिंग बट ये डीएक्टिवेटिंग, तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से डिसाइड करेंगे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। अब एक्टिवेटिंग में भी कौन सा ज़्यादा एक्टिवेटिंग, ऑब्वियसली जिसका प्लस M है, इसका तो प्लस HC है, तो ये डिसाइड करेगा आने वाले की पोजीशन। अब आने वाली की पोजीशन ये डिसाइड करेगा तो इसके ऑर्थो या पैरा, दो पोजीशन हमें नजर आ रही है, या तो ये या ये। अब बताओ नाइट्रेशन कराएं तो यहां मेरे को इनिशियली तो अटैक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन है ये वाली। यहां अटैक थोड़ा इजी भी लग रहा है और वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से भी जस्टिफाई हो रहा है कि यहां तक आते आते -I खत्म हो चुका होगा OH का, यहां पे -I लग रहा होगा, तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली। लेकिन इसमें एक और फैक्ट मैं बता दूं कि अगर यहां आएगा तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस हैं। स्टिल व्हाट वी आर गिविंग आंसर इज अटैक एट पैरा पोजीशन, ठीक है। मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। स्टिल स्टेरिक हिंड्रेंस को मैंने कहा कि डोमिनेट करवा के हमने आंसर दिया है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजी इसलिए था रेट लॉ ही बन के आ गए ना, रेट लॉ ही लिख के आ गए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव रिएक्शंस 1 and 2, rate of both reaction become double if concentration of OH minus become double। नहीं, इसमें तो OH minus रेट लॉ में आ ही नहीं रहा। rate of both reaction do not depend upon, नहीं यहां पे कर रहा है, देखो रेट लॉ में आ रहा है ना OH minus। rate of reaction 1 remains unchanged if concentration of OH minus increases। rate of reaction 1 बिल्कुल रिमेन अनचेंज्ड इफ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ जब OH माइनस आ नहीं रहा बच्चों रेट लॉ में तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट अनचेंज रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिमेन अनचेंज्ड इफ कॉन्सेंट्रेशन, नहीं यहाँ तो आ रहा है ना, तो यहाँ तो रेट अफेक्ट होगा, OH माइनस बढ़ाओगे रेट भी बढ़ेगा, तो आंसर विल बी 3। होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बताओ अगर हम लिस्ट देखें तो सल्फोनिक एसिड से अटैच्ड हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, फिर बेंजोइक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, फिर हाइड्रोजन अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, फिर हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का है, वो है B। उसके बाद आप देखो ये दोनों फिनॉलिक हाइड्रोजन है, बट ये बताओ इसका क्या लगेगा, पैरा पे है ना नाइट्रो, पैरा पे है तो इसका क्या लगेगा -M, और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे है तो सिर्फ -I NO2 का। अब बताओ -M अगर लगेगा
ठीक है, तो O माइनस, इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे O माइनस, तो वो NO2 माइनस M से उसे चार्ज खींच के स्टेबलाइज कर देगा। तो कॉन्जुगेट बेस किसका ज़्यादा स्टेबल हुआ, C पोजीशन का कि A पोजीशन का, C पोजीशन का। तो C वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो गया A से, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन तो मैंने कहा उन हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है उनसे तो कम ही होगा। क्लियर है बच्चों? अल्कोहलिक KOH, अच्छा अल्कोहलिक KOH बच्चों, जैसे ही अल्कोहलिक KOH दिखता है आप हमें याद आता है E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन देखें तो ये बताओ, फ्लोरीन इज़ अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये तो मजबूरी में धक्के मार के E1CB में बाहर जाता था, यहाँ तो नहीं जाता, ठीक है, तो यहाँ तो F तो नहीं जाएगा। तो अब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है थ्रू E2, तो बताओ यहाँ से ब्रोमीन जाए, ठीक है, तो इधर से हाइड्रोजन या इधर से हाइड्रोजन, दोनों से जा सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, तो फ्लोरीन तो नहीं जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं दोनों एल्कीन बना रहा हूं, ठीक है, एक बार मैंने ये ब्रोमीन और ये H हटाया, ठीक, ये फ्लोरीन लगा देते हैं, एक बार मैं ये वाला H हटा देता हूं, ठीक है, तो ये एल्कीन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देख लेते हैं, फिर मैं एक बात और बताऊंगा कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा चांसेस है। मोर एसिडिक हाइड्रोजन तो बच्चों मुझे ये वाला लग रहा है, फ्लोरीन अटैच्ड है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रखा है उसने, ठीक है। और ज़रा हाइपर कॉन्जुगेशन से भी चेक कर लो, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, 3 और 2 5, इसके कितने आ रहे हैं, 3 और 1 अल्फा हाइड्रोजन मिला ना, बस 3 और 1 4, तो उससे भी वही आंसर आ रहा है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन भी इसी में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा टिक कर देना चाहिए, कौन सा टिक कर देना चाहिए हमें, 3rd, आंसर विल बी 3। क्लियर है? Two compounds A and B having molecular formula C3H6O when treated with CH3MgBr। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे C3H6O, यहाँ पे DU कितना आ रहा है अपना, 1, 4 - 6/2, DU1 एक ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, अब व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीटमेंट करा के 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, C और D को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है बच्चों, ये पॉजिटिव आना है C और D से, मतलब C और D मस्ट बी अल्कोहल। तो ये बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अटैक करके अल्कोहल बनाता है तो कार्बोनिल कंपाउंड इनिशियली सबस्ट्रेट होना चाहिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड है ये, एल्डिहाइड कीटोन है ये इनिशियली, ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आता है तो उस कार्बन पे एक एक्स्ट्रा CH3 आएगा और उस पे अल्कोहल बन जाएगा। अब जो C अल्कोहल है वो 2 डिग्री होना चाहिए और जो D अल्कोहल है वो 3 डिग्री होना चाहिए। इंस्टेंट ल्यूकास टेस्ट में इंस्टेंट टर्बिडिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा होगा। तो D और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट चलो देखते हैं। पहले मैं ये बनाता हूं, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता हूं, 4 कार्बन का होना है ना बच्चों, क्योंकि 3 कार्बन का तो मेरा सबस्ट्रेट रहा होगा और एक एक्स्ट्रा CH3 कहां से आया, ग्रिग्नार्ड से, और 3 डिग्री अल्कोहल बन गया।
ठीक है, तो D अपना इंस्टेंट टर्बिडिटी देने वाला। तो अब मुझे ये बताओ कि D किसके हेल्प से बना होगा। D का जो इनिशियल सबस्ट्रेट होगा ये होगा, और इसके बाद अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये क्या बना रहा होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा होगा। ठीक, अब ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसमें पॉजिटिव है, कुछ क्वेश्चन में गलत है, यहां पे शायद ये नेगेटिव टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, हाँ ये नेगेटिव था जहां तक मुझे याद आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो अल्कोहल कौन सा ऐसा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसमें ये ग्रुप हो और 2 डिग्री भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो अब ये बताओ, यही ऑप्शन बचा ना मेरे को अल्कोहल बनाने का। ये बताओ, ये ऑक्सीडाइज होके COCH3 बना लेगा, और इधर वाला CH2, 3 कार्बन का जो अब इनिशियल रिएक्टेंट रहा होगा वो ये रहा होगा बच्चों, जिससे CH3MgBr आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, वापस आते हैं, तो अब मुझे बता दो C और D की स्ट्रक्चर, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और 2 डिग्री भी ऐसा जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाए। थर्ड ऑप्शन। होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, चलो टेम्परेचर इसमें नोट करो, 27 डिग्री सेल्सियस है। इथेनॉल, इट इज C2H5OH विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कंबशन कराते हैं इसका, 2CO2 गैस प्लस 3H2O। H2O को लिक्विड लिखो क्योंकि टेम्परेचर 25 कह रहा है, 27 कह रहा है। अब ऑक्सीजन गैस लिखो, अब जरा बैलेंस कर लो, 4 3 7 1 3O2। Calculate heat produced in kilocalorie when combustion is carried out at constant volume at same temperature। अच्छा, heat released at constant pressure बच्चों डेल्टा H कहलाता है, heat released at constant volume डेल्टा U कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, डेल्टा H दिया है, रिएक्शन दी है, डेल्टा U पूछा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, अब सब कुछ किलो कैलोरी में पूछा है, तो किलो कैलोरी में मैं रख देता हूँ -327, डेल्टा U किलो कैलोरी में ही चल रहा हूँ, ध्यान देना। डेल्टा Ng मुझे बताओ क्या आ रहा है, 2 - 3, क्योंकि ये लिक्विड नेगलेक्ट कर दो, तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टोइक्योमेट्री 2 माइनस रिएक्टेंट 3। ठीक है, मतलब -1 R2 ले लेते हैं, टेम्परेचर 300 ले लेते हैं, बट बच्चों ये तो कैलोरी में होगा, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा U इधर आ जाएगा, और ये अपना आंसर जो आएगा दैट विल बी 320। अच्छा, हीट रिलीज्ड, अगर रिलीज्ड उसने कहा था शायद, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, रिलीज्ड बोला था तो इंटीजर टाइप में आराम से पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा क्योंकि रिलीज्ड बोल दिया उसने। ठीक है, होप सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर, इजी सा क्वेश्चन है। चलो, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, जिसका हाइड्रोलिसिस क्या देता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये तो अपने को याद है। ठीक है, अब ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस या एल्डोज एंड दिस इज अ कीटोहेक्सोस। ठीक है, अब विच कलर इज ऑब्टेन्ड, अच्छा सेलिवनॉफ रिएजेंट, अच्छा सेलिवनॉफ रिएजेंट जो होता है that is used to distinguish between aldose and
कीटोज रेस्पॉन्ड करते हैं और ये एल्डोज रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और कीटोज जब रेस्पॉन्ड करते हैं तो दे गिव रेड कलर। सेलिवनॉफ रिएजेंट होता क्या है? रिसोर्सिनॉल और HCl का मिक्सचर होता है, ठीक है। कीटोज देते हैं, एल्डो नहीं देते, एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले नहीं देते। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव देगा तो कलर याद रखना इसका रेड आता है।